गुड मॉर्निंग। आज के हम इस क्लास में तरंग प्रकाशिकी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पहले कुछ बेसिक छोटे छोटे टर्म जान जाते हैं और उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले तो तरंग क्या है। तो तरंग ऊर्जा के संचरण का तरीका है। ऊर्जा जो संचरण करती है, ऊर्जा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो तरंग के रूप में जाती है। ऊर्जा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो तरंग के रूप में जाती है। ऊर्जा के संचरण का तरीका है तरंग। ऊर्जा कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक डायरेक्ट नहीं जाती है, वो तरंग के रूप में जाती है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक डायरेक्ट नहीं जाती है, तरंग के रूप में जाती है। तरंग सरल आवर्त गति में चलता है। तरंग एसएचएम में चलता है। तरंग सरल आवर्त गति में चलता है, एसएचएम में चलता है। तरंग के 360 डिग्री के दोलन को, तरंग के 360 डिग्री के दोलन को एक पूर्ण दोलन या एक पूर्ण आवर्त कहते हैं। जब कोई तरंग 360 डिग्री का दोलन करता है तो हम कहते हैं कि एक दोलन कंप्लीट किया, एक पूर्ण आवर्त कंप्लीट किया। जब कोई भी तरंग 360 डिग्री का दोलन कंप्लीट करता है तो इसका मतलब हुआ कि वो एक दोलन कंप्लीट किया है, एक पूर्ण दोलन कंप्लीट किया है, एक पूर्ण आवर्त कंप्लीट किया है। एक पूर्ण दोलन कंप्लीट किया है, एक पूर्ण आवर्त कंप्लीट किया है। एक पूर्ण दोलन कंप्लीट किया है, एक पूर्ण आवर्त कंप्लीट किया है। एक पूर्ण दोलन 360 डिग्री के दोलन को कहा जाता है। एक पूर्ण दोलन 360 डिग्री के दोलन को कहा जाता है। एक पूर्ण दोलन में एक श्रृंग और एक गर्त का निर्माण होता है। एक पूर्ण दोलन में एक श्रृंग और एक गर्त का निर्माण होता है। एक पूर्ण दोलन में एक श्रृंग और एक गर्त का निर्माण होता है। इसके बाद समझने की कोशिश करिएगा। एक पूर्ण दोलन में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। एक पूर्ण दोलन में लगे समय को आवर्त काल कहा जाता है। 360 डिग्री के दोलन में लगे समय को आवर्त काल कहा जाता है। 360 डिग्री के दोलन में लगे समय को आवर्त काल कहा जाता है। एक पूर्ण दोलन में लगे समय को आवर्त काल कहा जाता है। एक पूर्ण आवर्त में लगे समय को आवर्त काल कहा जाता है। एक पूर्ण आवर्त में लगे समय को आवर्त काल कहा जाता है। एक पूर्ण दोलन में लगे समय को आवर्त काल कहा जाता है। एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। 360 डिग्री के दोलन में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। एक पूर्ण आवर्त में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। एक आवर्त काल में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। एक पूर्ण दोलन में 0 डिग्री से 360 डिग्री के दोलन में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य है। 0 डिग्री से 360 डिग्री के दोलन में लगा समय आवर्तकाल है, तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य है। एक पूर्ण आवर्त में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य है। एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य है। एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य है। एक पूर्ण आवर्त में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगला टर्म है आयाम क्या है। तो किसी कोण के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये जो महत्तम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन है, यही आयाम है। महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन ही आयाम है। आयाम बहुत कम जगह लिखा जाता है। अधिकतर जगहों पर महत्तम विस्थापन या अधिकतम विस्थापन ही लिखा जाता है। अधिकतर जगहों पर महत्तम विस्थापन या अधिकतम विस्थापन ही लिखा जाता है। अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं या महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अगला हमारा टर्म है आवृत्ति। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी।
प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या आवृत्ति है। प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या आवृत्ति है। एक सेकंड में कितने दोलन? आवृत्ति का सीधा कांटेक्ट रफ्तार से होता है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा है मतलब उसका घूमने का रफ्तार ज्यादा है, जिसकी आवृत्ति कम है उसका रफ्तार कम है। आवृत्ति प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या ही आवृत्ति है। यदि आप लगातार गाली दिए जा रहे हैं, एकदम नॉन स्टॉप गाली दे रहे हैं, और यदि हर एक सेकंड में 5-5 गाली दे रहे हैं तो आपकी गाली देने की फ्रीक्वेंसी 5 है। यदि कोई पंखा लगातार चक्कर लगा रहा है और हर सेकंड में 10-10 चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब पंखा के चक्कर लगाने का जो आवृत्ति है वो 10 है। कोई भी आवृत्ति क्या है? तो प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या। प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या ही आवृत्ति है। प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या ही आवृत्ति है। बहादुर, आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम को भी कहा जाता है। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम को भी कहा जाता है। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, आप जानते होंगे। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। आवृत्ति को n से, न्यू से और f से, तीनों से सूचित किया जाता है। आवृत्ति को n से भी सूचित किया जाता है, न्यू से भी सूचित किया जाता है और f से भी सूचित किया जाता है। बहादुर, आपने देखा कि प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या आवृत्ति है। प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या आवृत्ति है और एक दोलन में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य है। प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या आवृत्ति है और एक दोलन में तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य है। मान लीजिए कहीं पर तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 4 मीटर और आवृत्ति दिया है 5। तरंगदैर्घ्य दिया है 4 मीटर और आवृत्ति दिया है 5। तरंगदैर्घ्य दिया है 4 मीटर और आवृत्ति दिया है 5। तो आवृत्ति 5 का मतलब हुआ कि प्रति सेकंड 5 दोलन। प्रति सेकंड 5 दोलन। आवृत्ति 5 है, इसका मतलब हुआ कि प्रति सेकंड 5 दोलन। प्रति सेकंड 5 दोलन और एक दोलन में 4 मीटर। प्रति सेकंड 5 दोलन, प्रति सेकंड 5 दोलन और एक दोलन में 4 मीटर। तो 5 दोलन में 5 गुना 4 मीटर। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या 5 और एक दोलन में 4 मीटर। तो एक दोलन में 4 मीटर, तो 5 दोलन में 5 गुना 4 मीटर। और 5 दोलन करने में समय लगा था 1 सेकंड, यानी 20 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 1 सेकंड। 20 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 1 सेकंड। एक बार फिर से, प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या 5। प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या 5। प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या 5 और एक दोलन में 4 मीटर। तो एक दोलन में 4 मीटर, तो 5 दोलन में 5 गुना 4 मीटर। एक दोलन में 4 मीटर, तो 5 दोलन में 5 गुना 4 मीटर। 5 गुना 4 मीटर, 5 दोलन में 5 गुना 4 मीटर। 5 दोलन करने में कितना समय लगा? 1 सेकंड। तो 20 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? 1 सेकंड। यानी ये आपका वेग हो गया, v बराबर n इंटू लैम्डा। तरंग वेग। तरंग वेग, तरंग वेग क्या है? तो किसी तरंग के आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को, किसी तरंग के आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को तरंग वेग कहा जाता है। किसी तरंग के आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को तरंग वेग कहा जाता है। v बराबर n इंटू लैम्डा। v बराबर n इंटू लैम्डा। अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया? तरंग क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या है, आवर्तकाल क्या है, आयाम क्या है, आवृत्ति क्या है और तरंग वेग क्या है। अब हम बात करने वाले हैं, जहां ये तो आपको बेसिक टर्म था जो पहले आपको पता था, पहले आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे। अब हम बात करने वाले हैं प्रवस्था के बारे में। प्रवस्था क्या है? तो प्रवस्था एक कोण है। प्रवस्था एक कोण है। प्रवस्था कोण को कहा जाता है।
प्रवस्था कोण को कहा जाता है। प्रवस्था एक ऐसा कोण है जो किसी दिए गए समय पर कोण की स्थिति और उसकी गति की दिशा दोनों बताता है। प्रवस्था एक कोण है जो किसी दिए गए समय पर कोण की स्थिति और गति की दिशा दोनों बताता है। यानी एक ऐसा कोण जो ये बताए कि कोण कहां है और किस दिशा में है। एक ऐसा कोण जो ये बताए कि कोण कहां है और किस दिशा में है। एक ऐसा कोण जो ये बताए कि कोण कहां है और किस दिशा में है, उसी को प्रवस्था कहा जाता है। एक ऐसा कोण जो ये बताए कि कोण कहां है और किस दिशा में है, उसी को प्रवस्था कहा जाता है। प्रवस्था दो अलग अलग समयों पर प्रवस्था के अंतर को प्रवस्थांतर कहा जाता है। दो विभिन्न समयों पर प्रवस्था के अंतर को प्रवस्थांतर कहा जाता है। दो विभिन्न समयों पर प्रवस्था के अंतर को प्रवस्थांतर कहा जाता है। प्रवस्थांतर को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रवस्थांतर को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रवस्थांतर एक कोण है जो किसी भी समय पर यह बताता है कि कोण कहां है और किस दिशा में है। एक ऐसा कोण जो यह बताए कि कोण कहां है और किस दिशा में है, उसी को प्रवस्था कहा जाता है। और दो अलग अलग समयों पर प्रवस्था के अंतर को प्रवस्थांतर कहा जाता है। दो विभिन्न समयों पर प्रवस्था के अंतर को प्रवस्थांतर कहा जाता है। और जब इस प्रवस्थांतर को दूरी के रूप में व्यक्त किया जाए, जब इस प्रवस्थांतर को दूरी के रूप में हम लिखें, जब हम इस प्रवस्थांतर को दूरी के रूप में व्यक्त करते हैं, तो यही प्रवस्थांतर अब पथांतर के नाम से जाना जाता है। जब हम इस प्रवस्थांतर को दूरी के रूप में लिखना शुरू करते हैं, जब हम इस प्रवस्थांतर को दूरी के रूप में लिखना शुरू करते हैं, तो यही प्रवस्थांतर पथांतर कहलाने लगता है। यही प्रवस्थांतर पथांतर हो जाता है। यही प्रवस्थांतर पथांतर हो जाता है। जब इस प्रवस्थांतर को दूरी के रूप में व्यक्त किया जाए, तो इस प्रवस्थांतर को पथांतर कहते हैं। पथांतर को x द्वारा सूचित किया जाता है। पथांतर को x द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि क्या ऐसा वास्तव में सर कोई कोण पॉसिबल है। क्या ऐसा वास्तव में कोई कोण पॉसिबल है जो ये बताए कि कोण कहां है और किस दिशा में है। क्या वास्तव में कोई ऐसा कोण पॉसिबल है जो ये बताए कि कोण कहां है और किस दिशा में है। क्या वास्तव में कोई ऐसा कोण पॉसिबल है जो हमें यह बताए कि कोण कहां है और किस दिशा में है। तो हाँ बहादुर, जो कोण ये बताएगा उसी को हम प्रवस्थांतर कहेंगे, प्रवस्था कहेंगे। देखिए, यदि किसी कोण को लटका कर छोड़ देंगे तो यहां लटकेगा। जब किसी कोण को लटका कर छोड़ देंगे तो यहां लटकेगा इस तरह से। किसी भी कोण को हम लटका कर छोड़ देंगे तो यहां लटकेगा इस प्रकार से। इसको माध्य बिंदु कहेंगे 0 डिग्री। इसको माध्य बिंदु कहेंगे 0 डिग्री। सबसे पहले ये दाहिने साइड जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पर। 0 डिग्री से यदि चलना स्टार्ट करेगा तो राइट साइड जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पर 90 डिग्री। फिर यहां से ये वापस आएगा माध्य बिंदु पर 180 डिग्री। 180 आने के बाद इधर नहीं जाएगा, अब इधर जाएगा। (270 डिग्री) और फिर वापस आ जाएगा यहां पर 360 डिग्री। ये 0 डिग्री यहां से राइट साइड मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री से वापस आ जाएगा 180 डिग्री और फिर लेफ्ट साइड जाएगा मैक्सिमम पर 270 और 270 से वापस आ गया 360। यही एक दोलन कंप्लीट हुआ। यही एक दोलन कंप्लीट हुआ। अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे प्रवस्था कोण और दिशा, स्थिति और दिशा दोनों बताता है। जैसे हम कहेंगे कि किसी कोण का प्रवस्था है 90 डिग्री, किसी कोण की प्रवस्था है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहने से हमें दो बातें पता चलती है। एक, कोण कहां है, तो राइट साइड मैक्सिमम पॉइंट पर है। कोण कहां है, तो राइट साइड मैक्सिमम पॉइंट पर है 90 डिग्री पर, राइट साइड मैक्सिमम पॉइंट पर है। कोण कहां है, तो राइट साइड मैक्सिमम पॉइंट पर है।
और इसकी दिशा किधर है, तो यहां से अब ये ऊपर नहीं जाएगा, माध्य बिंदु की ओर आएगा। इसकी दिशा फिक्स है, माध्य बिंदु की ओर ही आएगा, अब ऊपर नहीं जाएगा। तो 90 डिग्री करने से ये पता चल गया कि जगह कहां है, तो राइट साइड मैक्सिमम पॉइंट पर, और दिशा किधर है, तो माध्य बिंदु की ओर। यदि हम कहते हैं कि प्रवस्था 0 डिग्री है, यदि हम कहते हैं कि प्रवस्था 0 डिग्री है, इसका मतलब कोण कहां है, तो माध्य बिंदु पर है। कोण कहां है, तो माध्य बिंदु पर है। और दिशा किधर है, तो राइट साइड। 0 के बाद ये इधर जाएगा, राइट साइड। यदि हम कहेंगे प्रवस्था 180 डिग्री, तो कोण अभी भी माध्य बिंदु पर है। जब 180 डिग्री कहेंगे तो कोण अभी भी माध्य बिंदु पर है, लेकिन दिशा लेफ्ट साइड। देख लीजिए, 0 डिग्री कह रहे हैं तो माध्य बिंदु पर, दिशा राइट साइड। 180 डिग्री कह रहे हैं तो माध्य बिंदु पर, लेकिन दिशा लेफ्ट साइड। यह बता रहा है कि प्रवस्था यानी कोण से हमें यह पता चल जाता है कि कोण कहां है और किस दिशा में है। जो कोण हमें यह बताए कि कोण कहां है और किस दिशा में है, उसी को प्रवस्था कहते हैं। और प्रवस्था के अंतर को ही हम प्रवस्थांतर कहते हैं। और जब प्रवस्थांतर को दूरी के रूप में व्यक्त किया जाए, वही प्रवस्थांतर अब दूरी के रूप में पथांतर कहलाने लगता है। जब प्रवस्थांतर को हम दूरी के रूप में व्यक्त करें, तो वही प्रवस्थांतर अब पथांतर कहलाने लगता है, वही प्रवस्थांतर पथांतर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री से 360 डिग्री, 0 डिग्री से 360 डिग्री का जो कोण है वो लैम्डा दूरी के बराबर है। 0 डिग्री से 360 डिग्री का जो कोण है वो लैम्डा दूरी के बराबर है, यानी 2 पाई प्रवस्थांतर का मान लैम्डा पथांतर के समान है। 2 पाई जो प्रवस्थांतर है वो लैम्डा पथांतर के समान है। 2 पाई जो प्रवस्थांतर है वो लैम्डा पथांतर के समान है। एक जो प्रवस्थांतर है वो लैम्डा बाई 2 पाई पथांतर के समान है, और जो फाई प्रवस्थांतर है वो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई पथांतर के समान है। यानी पथांतर बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू प्रवस्थांतर, x बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, x बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। इस सूत्र से हम प्रवस्थांतर को पथांतर में, इस सूत्र से हम प्रवस्थांतर को पथांतर में और पथांतर को प्रवस्थांतर में बदल सकते हैं। इस सूत्र को हम प्रवस्थांतर को पथांतर में और पथांतर को प्रवस्थांतर में बदल सकते हैं। इस सूत्र से प्रवस्थांतर को पथांतर में और पथांतर को प्रवस्थांतर में हम बदल सकते हैं। इस सूत्र से हम प्रवस्थांतर को पथांतर में और पथांतर को प्रवस्थांतर में बदल सकते हैं इस सूत्र से। x बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। अगला जो हमारा टर्म है वो है तरंगाग्र। तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तरंगाग्र एक काल्पनिक तल है। तरंगाग्र एक काल्पनिक तल है। तरंगाग्र एक काल्पनिक तल है जो किसी दिए गए समय पर कोण की स्थिति, तरंगाग्र एक काल्पनिक तल है जिसमें स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। तरंगाग्र एक काल्पनिक तल है जिसमें स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। वास्तव में कोई पूछ दे कि सर तरंगाग्र है क्या, तो प्रकाश के चलने का तरीका, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में ही चलता है। प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो प्रकाश नहीं जाता है, तरंगाग्र जाता है। प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, तरंगाग्र जाता है एक जगह से दूसरी जगह। क्या मतलब सर? जैसे यहां से मान लीजिए यहां पर कोई बल्ब है, तो इस बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा ना वो तरंगाग्र के रूप में ही आगे बढ़ेगा। इस बल्ब से निकला हुआ जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में ही आगे बढ़ेगा। यही तरंगाग्र है बहादुर। ये बल्ब से निकला हुआ प्रकाश फैलेगा धीरे धीरे, तो यही तरंगाग्र के रूप में ही आगे बढ़ेगा। ये सब तरंगाग्र है, यही तरंगाग्र है बहादुर।
और इसी में स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। इसमें स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 0 डिग्री है तो सब 0 डिग्री वाला है, इसमें 30 डिग्री है तो सब 30 डिग्री वाला है, इसमें 50 डिग्री है तो सब 50 डिग्री वाला है। ये तरंगाग्र। तरंगाग्र वह काल्पनिक तल है जिसमें स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। तरंगाग्र के रूप में ही प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है। प्रकाश जब बल्ब से निकलता है तो वहां से तरंगाग्र बनाते हुए आगे बढ़ता है, ऐसी कल्पना है, ऐसी माना गया है। यदि प्रकाश स्रोत बिंदु के समान हो जैसे कि बल्ब, तो उसका तरंगाग्र गोलीय होगा, जैसे हमने बनाया है। यदि प्रकाश स्रोत बिंदु के समान हो तो उसका तरंगाग्र गोलीय होगा। यदि प्रकाश स्रोत बेलनाकार हो जैसे कि मरकरी, तो इसका तरंगाग्र जो है, यदि प्रकाश स्रोत रैखिक हो जैसे कि मरकरी, तो उसका तरंगाग्र बेलनाकार निकलेगा। प्रकाश इसमें से बेलन के रूप में निकलेगा, बेलन के रूप में निकलेगा। और यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर हो तो देख रहे होंगे आप, धीरे धीरे ये तरंगाग्र फैलता जा रहा है तो तरंगाग्र समतल हो जाता है। यदि प्रकाश स्रोत बिंदु के समान हो जैसे कि बल्ब, तो उसका तरंगाग्र गोलीय हो जाता है, उसका तरंगाग्र गोलीय होता है। यदि प्रकाश स्रोत रैखिक हो जैसे कि मरकरी, तो उसका तरंगाग्र बेलनाकार होता है। और यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर हो तो उसका तरंगाग्र समतल होता है, जैसे कि सूर्य। सूर्य से निकला हुआ प्रकाश हमारे पास आते आते समतल हो जाता है, हमारे पास पहुंचते पहुंचते समतल हो जाता है। किसी से प्रकाश जो निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, गोल के रूप में निकल रहा है कि बेलन के रूप में, आपको पता करना भी हो तो जैसे बल्ब से निकले हुए प्रकाश को आप रोकना चाहते हो तो उसका ढक्कन गोल चाहिए, उस प्रकाश को रोकने के लिए गोल कवर चाहिए, क्योंकि प्रकाश गोलाकार रूप में निकल रहा है। यदि मरकरी से निकला हुआ प्रकाश आप रोकना चाहते हो तो उसका कवर ढक्कन जो है बेलनाकार चाहिए, क्योंकि उसमें प्रकाश बेलनाकार रूप में निकल रहा है। और सूर्य के प्रकाश को यदि हम अपने ऊपर आने से रोकना चाहते हैं तो छत हम लोग समतल बना देते हैं, सीधा कर देते हैं। तो याद रखिएगा, तरंगाग्र वह काल्पनिक तल है जिसमें स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। तरंगाग्र वह काल्पनिक तल है जिसमें स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। तरंगाग्र के रूप में ही प्रकाशीय ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जब प्रकाश स्रोत बिंदु के समान हो तो तरंगाग्र गोलीय होता है। यदि प्रकाश स्रोत रैखिक हो तो तरंगाग्र बेलनाकार होता है। यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर हो तो उसका तरंगाग्र समतल होता है। अगला टर्म है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहता है, पहला कि तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया, तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। दूसरा, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से नई तरंगें निकलती हैं। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नई तरंगों का स्रोत होता है, जिसे द्वितीयक तरंग कहा जाता है। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से नई तरंगें निकलती हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंग कहते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द्वितीयक तरंग का कॉन्सेप्ट कहां से आता है। द्वितीयक तरंग का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहता है कि तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु नई तरंगों का स्रोत होता है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। और तीसरा कहता है तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा के अनुदिश, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा के अनुदिश प्रकाशीय ऊर्जा गमन करती है, जिसे किरण कहा जाता है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा का अनुदिश, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा का अनुदिश प्रकाशीय ऊर्जा गमन करती है, जिसे किरण कहा जाता है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा के अनुदिश प्रकाशीय ऊर्जा गमन करती है, जिसे हम किरण कहते हैं, जिसे किरण कहा जाता है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा का अनुदिश प्रकाशीय ऊर्जा गमन करती है, जिसे किरण कहा जाता है। ये हाइगेंस के 3 तरंग सिद्धांत है। तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण समान प्रवस्था में कंपन करते हैं। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु नई तरंगों का स्रोत होता है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा का अनुदिश प्रकाशीय ऊर्जा गमन करती है, जिसे किरण कहा जाता है। अगले क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। वो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या।
हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या, इसके बारे में आगे हम अगले क्लास में कल बात करेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।